नमस्कार दोस्तों, मैं आपका सी एस अक्षय। बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया कि सर सीएमए इंटरमीडिएट का लॉ कब से स्टार्ट होने वाला है। तो आज अपन स्टार्ट करने वाले फर्स्ट चैप्टर से। और याद रखना बच्चों, ये बहुत इजी सिलेबस है। आपको बहुत टेंशन आता होता कि सर सिलेबस इसका बहुत डिफिकल्ट है, या बच्चे ऐसे कहते हैं कि सर इसमें आंसर्स राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं होती है, या शायद बच्चे ऐसे कहते हैं कि सर हर सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आते हैं, सिर्फ लॉ में अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं। तो इसके पीछे रीज़न क्या है वो अपन जानेंगे। तो चैप्टर को पढ़ना कैसे है, आपने हेडिंग देखा होगा, ये नया मेथड है अभी पढ़ाई करने का। मतलब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं। अभी हार्ड वर्क का ज़माना नहीं है, जितना आप स्मार्ट वर्क करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। अभी ये चैप्टर में आपको बेसिक बताऊंगा, ठीक है। यू विल गेट द आइडिया कि कैसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये सिलेबस बहुत ईजी है। चलिए बच्चों, सबसे पहले फर्स्ट अपन बात करते हैं आपके सेक्शन ए की, कमर्शियल लॉ की। उसमें पहला चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन टू लॉ एंड लीगल सिस्टम इन इंडिया। अब बच्चों ये जो चैप्टर बेसिकली ये बात करता है आपके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करता है सबसे आगे फर्स्ट। तो कॉन्स्टिट्यूशन है क्या बच्चों, ये आपको पहले समझना पड़ेगा। देखिए बच्चों, अपन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों पढ़ना चाहते हैं, इसके पहले रीज़न ढूंढना पड़ेगा कि भाई साहब कॉन्स्टिट्यूशन से क्या फ़ायदा है, क्यों पढ़ना चाहिए, आपके सिलेबस में क्यों डाला है। ये पहले आपको समझना पड़ेगा आइडिया कि भाई साहब अपने सिलेबस में कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर क्यों डाला है, एंड कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने के पीछे रीज़न क्या है, एंड इस पर एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। अगर मैं बहुत सिंपल वे से कहूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों पढ़ना चाहिए, तो बच्चों याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने के लिए आपको पता है आपके पास क्या होती है, आपकी फंडामेंटल राइट्स होते हैं। फंडामेंटल राइट्स मतलब बच्चों, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आर्टिकल 19 की बात करता हूँ। तो आर्टिकल 19 क्या कहता है बच्चों, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। मैं आपके सामने बात कर सकता हूँ, मैं खुद को एक्सप्रेस कर सकता हूँ। तो ये मुझे कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिया है, और ये राइट मेरा कोई छीन नहीं सकता। मैं इसे सीधा कोर्ट में जा सकता हूँ। तो ये जो फंडामेंटल राइट है ये आपको कॉन्स्टिट्यूशन में मिलेंगे। और दूसरा एक आर्टिकल बताता हूँ, और एक एग्जांपल के लिए बताता हूँ आपको, जैसे राइट टू 14, आर्टिकल 14। अबे आर्टिकल 14 किसकी बात करता है, राइट टू इक्वालिटी की बात करता है बच्चों। राइट टू इक्वालिटी का मतलब क्या होता है बच्चों, कि हर किसी को इक्वल ट्रीट किया जाएगा। आप देखिए, जब एग्जाम देने के लिए आप जाते हो तो सबको इक्वल टाइम दिया जाता है। ऐसा नहीं कि कोई आपका दोस्त है या कोई फ्रेंड जिसके पास बहुत पैसा है उसको ज़्यादा टाइम दिया जाएगा, नहीं, सबको इक्वल ट्रीट किया जाएगा। तो अभी जो हैंडीकैप होते हैं उसको एक्स्ट्रा टाइम देते हैं, या फॉर एग्जाम्पल ऐसा कुछ होता है, तो अपन वो एक्सेप्शन के केसेस में देखेंगे। बिकॉज आप और वो हैंडीकैप इज़ नॉट इक्वल। इक्वल कहाँ होते हैं, जहाँ इक्वालिटी कहाँ होती है, जहाँ दो लोग इक्वल होने चाहिए, वहीं पे इक्वालिटी हो सकती है। तो अपन बात करने वाले कॉन्स्टिट्यूशन उसमें फंडामेंटल राइट। सर ये फंडामेंटल का राइट का अगर कोई वायलेशन करता है तो आप कहाँ जा सकते हो, अपन कोर्ट में जा सकते हो कि ये मेरा फंडामेंटल राइट के इन्होंने छीन चुके हैं। तो अपन इसके अगेंस्ट जा सकते हैं। आपके फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट की किसी ने वायलेट किया तो उसके लिए आप जा सकते हो। फिर अपन इसमें पढ़ेंगे कि आपकी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी होती है, यस और नो। जैसे पब्लिक प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना ये आपकी ड्यूटी है, यस और नो। जैसे आपने जो आइडल्स थे जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी है इंडिपेंडेंस के लिए, तो उनको भी रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए, भी अपना फंडामेंटल ड्यूटीज़ होता है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, फंडामेंटल राइट्स है, कोर्ट के पास कैसे अप्रोच करना है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। अब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने के पहले बच्चों आपको समझना पड़ेगा पहले पार्ट्स को। ये पहला पार्ट कौन सा बच्चों, इसका प्रियम्बल को समझना पड़ेगा। क्योंकि प्रियम्बल देखिए बच्चों, जैसे आपको पता है, आप जब सिलेबस पढ़ने बैठोगे सीएमए इंटरमीडिएट का, तो उसमें आप सबसे पहले इमीडिएट चैप्टर नहीं स्टार्ट करोगे, आप पहले क्या देखोगे, सिलेबस देखोगे। तो सिलेबस से पता चलेगा कि आपका आगे वाले कितने चैप्टर से, कितने पेजेस से, कौन सा सिलेबस, आपको डिटेल एग्जैक्ट उसका डायरेक्शन मिल जाएगा। वैसे अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन को समझना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कितने राइट्स है, या कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया है, कॉन्स्टिट्यूशन का मेन ऑब्जेक्ट क्या है, इसका मेन एजेंडा क्या है, तो आपको इसकी पूरी डिटेल प्रियम्बल की आपको कहाँ मतलब प्रियम्बल पढ़ना पढ़ लिया मतलब, तो इसका मतलब आपने कॉन्स्टिट्यूशन को भी पढ़ लिया या उसके आइडिया को आपने समझ लिया है। क्योंकि क्या है बच्चों, अगर मैं कहूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन मुझे सीधा पढ़ना है, तो वो पढ़ने के पहले आपको प्रियम्बल पढ़ना पड़ेगा। और बहुत सारे लोग मुझे ये पूछते हैं कि सर प्रियम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। येस, प्रियम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये इसका आंसर है। तो आपने को पहले प्रियम्बल पढ़ना पड़ेगा, प्रियम्बल क्या है। जैसे एग्जाम्पल बता दो आप जो, देखिए प्रियम्बल में क्या लिखा है, अपना जो स्टेट है बच्चों, अपना जो स्टेट है, ठीक है। जैसे पुणे महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र स्टेट की बात करूँ तो महाराष्ट्र जो स्टेट है बच्चों, वो कौन सा स्टेट है, वो सेक्युलर स्टेट है। सेक्युलर मतलब कोई किसी धर्म को नहीं मानता है, किसी रिलीजन को एक नहीं मानते, यहाँ पे सब धर्म के लोग रह सकते हैं। अब ये जो सेक्युलर स्टेट वर्ड यूज़ किया है वो कहाँ पे यूज़ किया है, प्रियम्बल में यूज़ किया है। तो अभी कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है बच्चों, कॉन्स्टिट्यूशन आपको लॉ पास करने की पावर देता है। तो आप ऐसे लॉ पास कीजिए जो आपके इसके बियॉन्ड नहीं जाने चाहिए। मतलब कल जाके ऐसा नहीं हो सकता कि किसी बंदे ने बोला, या किसी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि आज के बाद ये कंट्री मुस्लिम कंट्री, हिंदू कंट्री या क्रिश्चियन कंट्री मानी जाएगी। ऐसा आप अनाउंस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते सर, बिकॉज आपके प्रियम्बल के बियॉन्ड आप नहीं जा सकते। इसलिए प्रियम्बल पढ़ना चाहिए कि इसके पीछे आपको ऑब्जेक्ट पता चलते हैं। तो आपको समझा पढ़ना कैसे, पहले आइडिया। एंड क्वेश्चन बहुत सीधे आते हैं, हम सीधे आंसर राइटिंग कर सकते हैं इस चीज़ के लिए।
चलिए अब देखिए बच्चों, ये जो नोट्स बनाए मैंने आपके बहुत बेहतरीन एंड सिंपल वर्ड्स में नोट्स बनाई है। मतलब बहुत सारे बच्चों को ये टेंशन आता है अ, कि कैसे पढ़ना चाहिए इस चैप्टर्स को। तो बहुत सिंपल कहता हूँ कि देखिए अभी फीचर्स दिए यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के। अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन है। लेंदी मतलब ये बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है अपना, अराउंड 395 प्लस आर्टिकल्स इसमें है। तो ये इतना बड़ा क्यों है? क्योंकि अपन ने बहुत सारे कंट्री से इसे इंस्पायर होकर कॉपी किया है। मतलब इससे बहुत सारी चीज़ें बाकी कंट्री से अपन ने लिए है, उसको इंसर्ट किया है कुछ अपने खुद के प्रोविजन से। तो ये से करने के बाद ये बहुत लेंदियस बन जाता है। इसमें कुछ रिजिडिटी भी है एंड फ्लेक्सिबिलिटी है। रिजिडिटी मतलब इसको चेंज करना थोड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस है, मतलब लोकसभा में जाना पड़ेगा, राज्यसभा में जाना पड़ेगा, फिर प्रेसिडेंट का कंसर्न लेना पड़ेगा। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब क्या है? कभी कभी जिसकी मेजोरिटी वो इजीली चेंज कर जाता है। जैसे अभी इंडिया में टोटल अमेंडमेंट कितना है कॉन्स्टिट्यूशन में? 106 अमेंडमेंट हो चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी फीचर्स। अभी इंडिया क्या अपना जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल भी है, यूनिटरी भी है। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? जैसे एग्जांपल बताता हूँ आपको पता है बच्चों, इंडिया में यूपीएससी की एग्जाम होती है ना। यूपीएससी के इसमें किसको अपॉइंट किया जाता है बच्चों? इसमें आईएएस आईपीएस ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है। तो आप कहोगे सर ये किसके अंडर ये बॉडी आती है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर बॉडी आती है। तो आप ये कह सकते हैं सर इसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई अथॉरिटी नहीं है? नहीं, स्टेट गवर्नमेंट का इसमें कोई अथॉरिटी नहीं है। तो अपन इस फीचर्स को क्या कहेंगे? जहाँ पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ पास कर सकता है उसे अपन कहेंगे यूनिटरी फीचर्स। क्या कहेंगे बच्चों? इसे अपन यूनिटरी फीचर्स कहेंगे। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ बच्चों किसकी, मैं बात करता हूँ शेड्यूल 7 की बात करता हूँ। शेड्यूल 7 क्या कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का? जिसमें 3 सब्जेक्ट को डिवाइड किया बच्चों, जिसमें कैसे यूनियन का कुछ सब्जेक्ट है, स्टेट का सब्जेक्ट है, एंड यहाँ पे आता है कॉन्करेंट सब्जेक्ट। कॉन्करेंट सब्जेक्ट मतलब बच्चों ऐसा सब्जेक्ट जो दोनों के अंडर नहीं आता है। तो वहाँ पे सेंट्रल एंड स्टेट दोनों लॉ पास कर सकते हैं। अभी इसमें यूनियन की अगर मैं बात करूँ सेंट्रल गवर्नमेंट की, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बात करता हूँ डिफेंस की बात करता हूँ, तो डिफेंस में कौन लॉ पास करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट डिफेंस में लॉ पास कर सकता है। अगर मैं स्टेट की बात करूँ तो इसमें क्या कर सकते हैं? जैसे बाकी मैटर ऐसे जो स्टेट के अंडर अपन उसके बारे में बोल सकते हैं। अगर मैं कॉन्करेंट की बात करूँ तो जैसे फॉर एग्जाम्पल बैंक्स की बात करूँ, मैं यहाँ पे मैं बात करूँ पुलिस की बात करूँ, यहाँ पे मैं बात करूँ मैरिज एंड डिवोर्स की बात करूँ, तो बेसिकली बच्चों ये इसके अंडर आ जाता है। तो एग्जाम में क्या होता है ना बच्चों, इसके इर्द गिर्द क्वेश्चन पूछता है। और ये जो आपका जो सब्जेक्ट डिवाइड किया है, इस सब्जेक्ट को अपन क्या कहेंगे बच्चों? इसे अपन कहेंगे कौन सा फीचर्स कहेंगे इसे बच्चों? इसे अपन कहेंगे फेडरल फीचर। फेडरल फीचर मतलब बच्चों यहाँ पे पावर डिस्ट्रीब्यूट की गई दोनों के बीच में, और जहां पे पावर डिस्ट्रीब्यूट नहीं की गई उसे यूनिटरी फीचर्स भी कह सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि अगर इमरजेंसी को इम्पोज करना है अपने इंडिया में, इमरजेंसी को इम्पोज करना है, तो इमरजेंसी कौन इम्पोज करता है? प्रेसिडेंट इम्पोज करता है। तो प्रेसिडेंट सेंट्रल लेवल पे होता है, तो ऑब्वियस बात ये फीचर्स को अपन क्या कहेंगे? यूनिटरी फीचर्स कहेंगे। यस और नो? तो कुछ फीचर्स यूनिटरी है, कुछ फीचर्स अपने फेडरल है। तो इसलिए अपना इंडिया क्या है? कॉसी फेडरल है। कॉसी फेडरल मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिटरी एंड फेडरल, ये दोनों से बनाया हुआ है। चलिए अब बात करते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है बच्चों? यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर लीड करता है, मतलब मेजोरिटी से प्राइम मिनिस्टर आता है, प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे रूल करता है, इसे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ कहते हैं। जहाँ पे इसमें उसका एक फॉर्म होता है उसे प्रेसिडेंशियल फॉर्म कहते हैं। जैसे यूएस में देखिए आप, जिनका जो प्रेसिडेंट है वो वहाँ पे लीड करता है। अपने इंडिया में प्राइम मिनिस्टर लीड करता है, क्योंकि यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म है, वहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म है। उसके बाद बात करते हैं बच्चों इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अपने यहाँ पे इंडिया में इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब क्या होता है बच्चों? अपने यहाँ पे 3 बॉडी होती है। कौन सी 3 बॉडी बच्चों? एक होता है लेजिस्लेटिव बॉडी। अब लेजिस्लेटिव बॉडी मतलब कौन होती है? जो लॉ पास करती है, मतलब लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। मैं बात करता हूँ बच्चों किसकी? एग्जीक्यूटिव की बॉडी करता हूँ। एग्जीक्यूटिव बॉडी कौन है बच्चों? जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, बेसिकली जो लॉ को एग्जीक्यूट करते हैं। फिर मैं तीसरी लॉ की बात करता हूँ, तीसरी बॉडी की बात करता हूँ, दैट इज जुडिशरी। जो इस लॉ को इंप्लीमेंट करते हैं, इस लॉ के अगेंस्ट कोई जाना चाहते तो कोर्ट में जा सकता है, उसे जुडिशरी बॉडी कहते हैं। तो इसे मैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कह सकता हूँ। तो ये इंडिपेंडेंट है, मतलब ये कभी भी एक दूसरे केस में इंटरफेरेंस नहीं करते। तो इसलिए अपन ने यहाँ पे कहा है कि भाई साहब ये क्या है? इंडिपेंडेंट बॉडी इसे माना जाता है। जैसे इमरजेंसी प्रोविजंस भी है। अब बात करते हैं प्रियम्बल। मैंने बोला था बच्चों प्रियम्बल इज इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लेनिंग द पर्पस एंड वैल्यूज। इट अडॉप्टेड 26 नवंबर 1949। अपने जब कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था, कब अडॉप्ट किया था बच्चों? 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया था। तब उन्होंने बताया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन उसकी वैल्यूज कहाँ पे? प्रियम्बल में उसकी वैल्यूज को एक्सप्लेन किया गया है। अब देखिए मैं आपको प्रियम्बल के कुछ लाइन्स बताता हूँ। प्रियम्बल में क्या लिखा है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, या अपन जो लोग हैं, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure all its citizen। देखिए अपना जो कंट्री वो डेमोक्रेटिक है। डेमोक्रेटिक मतलब यहाँ पे सबको चांस मिलता है, अपन वोट करते हैं, वोट करने के बाद मिनिस्टर बन जाते हैं, मिनिस्टर के बाद वो लॉ पास करते हैं। तो बेसिकली पीपल हैव द पावर,
मतलब अपन ही लोग जो मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं उनको वोट देते हैं। तो ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, रिपब्लिक कंट्री है, सेक्युलर कंट्री, मतलब यहाँ पे कोई भी एक धर्म नहीं है, किसी जात नहीं है। जस्टिस सबको मिलना चाहिए, वेदर ये सोशल है, इकोनॉमिक है, पॉलिटिकल है, सबको जस्टिस मिलना चाहिए। यहाँ पे कोई भी ये नहीं कंसिडर कर सकता कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आप कौन से मतलब आपके पास कितना पैसा, इट डजंट मैटर इन द कोर्ट। एक लिबर्टी होनी चाहिए। लिबर्टी मतलब आप एक्सप्रेस करने की लिबर्टी आपके पास होनी चाहिए। आप एक्सप्रेस कर सकते हो बिलीफ, आपके फेथ क्या, आपके वर्शिप, आपके भगवान को आप मान सकते हैं, कोई भी भगवान को मान सकते हैं, कि यहाँ पे बताया गया है। इक्वालिटी होता है बच्चों सबके पास, यस इक्वालिटी हो सकता है जहाँ पे पब्लिक प्लेसेस होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल होटल हो सकता है, रेस्टोरेंट हो सकता है, रस्ते हो सकते हैं, जहाँ पे आप जाते हो वहाँ पे सब जगह इक्वालिटी हो सकती है। कोई भी आपको डिनाई नहीं कर सकता कि आपका धर्म, आपकी जात के बेसिस पे आपको एंट्री कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। बच्चों आपको पता ये ना, यहाँ पे केस हुआ था, बहुत फेमस केस हुआ था, साबरमती टेम्पल था, साउथ में आता है, साबरीमती टेम्पल को सुधा साउथ में था। वहां पे ना फीमेल को एंट्री नहीं था उस मंदिर में, सिर्फ मेल मेंबर्स जा सकते थे, फीमेल को अलाउड नहीं था। तो किसी एक, देखिए कोर्ट जनरली ना रिलीजियस मैटर में इंटरफेयर नहीं करता, बट अगर आपने केस फाइल किया तो उसको इंटरफेयर करना पड़ता है। तो एक महिला थी जिसने केस फाइल किया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये आर्टिकल 14 का वायलेशन है राइट टू इक्वालिटी का, सिर्फ मेल मेंबर्स को अलाउड है, फीमेल को क्यों नहीं है। तो जब कोर्ट ने डिसीजन पास किया तब दोनों को चांस दिया कि दोनों उस मंदिर में जा सकते हैं, क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेशन है और ऐसा डिस्क्रिमिनेशन अलाउड नहीं इन केस ऑफ पब्लिक प्लेसेस। तो वो भी बहुत बड़ा केस था। डिग्निटी मिलती है यहाँ पे, सबको रिस्पेक्ट मिलती है, यूनिटी है, अपने इंडिया में इंटीग्रिटी है, सब लोग एक साथ रहते हैं, एक साथ मिलकर रहते हैं। और इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 26 नवंबर 1949 को अपन ने अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन को। तो ये प्रियम्बल का बेसिक पार्ट था जिसमें बताया कि अपने यहाँ पे इक्वालिटी है, अपने यहाँ पे लिबर्टी मिलती है, अपने यहाँ पे जस्टिस भी मिलता है, अपने यहाँ पे फ्लैटर्निटी भी है, सबको डिग्निटी मिलती है, यहाँ पे इंटीग्रिटी है लोगों में। ये बेसिक फीचर्स है, बेसिक ऑब्जेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के। तो ये आपको ये छोड़ के बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है, मतलब इसको बिना छोड़े आप बाकी चीज़ों को मॉडिफाई नहीं कर सकते, इसके बियॉन्ड नहीं जा सकते आप। ये आपके लिमिटेशंस है या आपके वैल्यूज है, इसको छोड़ के आप काम नहीं कर सकते। ये दोनों, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें वैल्यू, मेरा वैल्यू क्या है, मुझे जितना पैसा मिलेगा मैं क्लास में जितना पैसा मिलता है मैं उसी बच्चे को पढ़ाऊंगा। कोई दूसरा बच्चा आता है फ्री में, वो उसको नहीं पढ़ाऊंगा। तो भाई साहब ऐसे किसी किसी के वैल्यूज हो सकते हैं, तो उस वैल्यू कोई लोग बियॉन्ड नहीं जा सकते। तो भाई साहब हर किसी के वैल्यूज डिफरेंट होते हैं। बट कॉन्स्टिट्यूशन की अगर मैं बात करूँ तो इनके वैल्यूज प्रेम्बल में लिखे हैं कि अगर आप बात करते हो जस्टिस की, तो जस्टिस में इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, इन तीनों को देखना चाहिए आप लोगों ने, ठीक है। देखिए प्रियम्बल बच्चों, देखिए प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं। ये डेट है ना 26 नवंबर 1949 को किया था। दूसरी डिस्क्राइब इट डिक्लेयर्स इंडिया एज अ सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक माना जाता है। प्रियम्बल इंपॉर्टेंट क्यों बच्चों, एक केशवानंद भारती का केस हुआ था। प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स गाइड द अंडरस्टैंड द कॉन्स्टिट्यूशन विजन एंड पर्पस, इट डजंट गिव पावर टू गवर्नमेंट टू रिस्ट्रिक्ट देम एंड इट्स नॉट एनफोर्सेबल इन कोर्ट। मतलब भाई साहब कि आप प्रियम्बल के अगेंस्ट नहीं जा सकते, यस और नो, और ये गवर्नमेंट को पावर नहीं देता है कि आप प्रियम्बल को रोक सकते हो, प्रियम्बल में ऐसा कोई चेंजेस कर सकते हो, बिकॉज ये आपका कोर वैल्यूज है, यस और नो, ये पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसके बियॉन्ड आप जा ही नहीं सकते भाई साहब, ठीक है। तो ये बेसिक इसमें एक क्वेश्चन आया तो आ सकता है चांसेस के में, अब यहाँ से क्वेश्चन आना आपके स्टार्ट हो जाएगी, दैट इज फंडामेंटल राइट। अब फंडामेंटल राइट में अपन सब बात करेंगे, बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स है, कौन से फंडामेंटल राइट्स है। बट ये फंडामेंटल राइट पढ़ने के पहले बच्चों आपको एक आर्टिकल पढ़ना पड़ेगा, वो इंपॉर्टेंट है। देखिए बच्चों ये आपके सिलेबस में ना ऐसा सीक्वेंस दिया, आपके जो मॉड्यूल है उसमें बहुत अजीब सीक्वेंस दिया, बट मैं आपको ना बहुत अच्छा सीक्वेंस बताता हूँ इसको कैसे याद करना है, क्योंकि ये 5 मार्क का आपके कन्फर्म है आज, अगर आपने ध्यान दिया अच्छे से तो। देखिए बच्चों अगर आपने आज ध्यान दिया तो आपके 5 मार्क कन्फर्म है। अब मैं इसमें क्या कहना चाहता हूँ, तो सबसे पहले फर्स्ट मैं बात करता हूँ कि फंडामेंटल राइट्स की बात करता हूँ। एक मिनट, मैं इसकी बात किसकी बात करता हूँ बच्चों, भी फंडामेंटल राइट की बात करता हूँ। अब देखिए फंडामेंटल राइट पढ़ने के पहले सबसे पहले फर्स्ट आपको पढ़ना पड़ेगा आर्टिकल 12 क्या होता है, ठीक है बच्चों। आर्टिकल 12 बात करता है किसकी, स्टेट की बात करता है। स्टेट का मतलब क्या बच्चों, देखिए स्टेट का मतलब क्या होता है याद रखना, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बच्चों, क्या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, उस ऑर्गेनाइजेशन को कोई फंडिंग देता है, फंडिंग मतलब पैसा देता है, या उस ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करता है, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह मैनेजमेंट करता है। कौन करता है, इसमें से 3 लोग कर सकते हैं, एक आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा आपका स्टेट गवर्नमेंट, या आपका कोई लोकल बॉडीज, लोकल बॉडी मतलब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया, कोई भी लोकल बॉडीज। इन तीनों में से कोई भी एक आपको पैसा देता है, मैनेजमेंट करता है, तो उसे अपन स्टेट कहेंगे। सर स्टेट की डेफिनेशन क्यों जानना है, बिकॉज आपके फंडामेंटल राइट किसके अगेंस्ट है, स्टेट के अगेंस्ट है। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करना, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज पब्लिक प्लेसेस कम्स अंडर द स्टेट एंड स्टेट हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सिक्योर द राइट ऑफ द एवरी सिटीजन इन द स्टेट। जैसे एग्जाम्पल बता दो बच्चों, अब देखिए मैं स्टेट की क्यों, आपको डेफिनेशन क्यों जानना है, जैसे एग्जाम्पल लिया तो अभी फॉर एग्जाम्पल आपको पता है पुणे यूनिवर्सिटी, अभी महाराष्ट्र में एक यूनिवर्सिटी है, उसका नाम है पुणे यूनिवर्सिटी। अब पुणे यूनिवर्सिटी को जो मैनेजमेंट है या फंडिंग है वो स्टेट गवर्नमेंट देता है,
वो कौन देता है? स्टेट गवर्नमेंट देता है, फंडिंग या मैनेजमेंट करता है। तो अपन पुणे यूनिवर्सिटी को क्या कहेंगे? स्टेट कह सकते हैं। ये सुनो, आपने कंडीशन को सेटिस्फाई किया। अगर इफ यू आर सेइंग द पुणे यूनिवर्सिटी इज अ स्टेट, तो पुणे यूनिवर्सिटी ने कहीं जाके ऐसा लॉ पास किया बच्चों, ऐसा लॉ पास किया कि जिसमें बोला कि यहाँ पे सिर्फ बॉयज़ को एडमिशन मिलेगा। किसको एडमिशन मिलेगा बच्चों? सिर्फ बॉयज़ को एडमिशन मिलेगा। तो ये ऐसा अलाउड नहीं है, बिकॉज स्टेट कैन नॉट पास सच काइंड ऑफ लॉ विच इज अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट, बिकॉज स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो फिर ऐसे लॉ कौन पास कर सकता है? मैं एग्जांपल देता हूँ। अगर आप समझिए जो स्टेट के डेफिनेशन में नहीं आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा खुद का क्लास है ABC क्लास, अक्षय भेगड़े क्लास। अब ये क्लास इसमें कोई फंडिंग या मैनेजमेंट गवर्नमेंट का नहीं है, ये प्राइवेट क्लास है। मैंने बोला भाई साहब मैं यहाँ पे सिर्फ बॉयज़ को एडमिशन दूंगा, तो मेरे अगेंस्ट कोई कोर्ट में जा सकता है? नहीं जा सकता। क्यों सर? क्योंकि आपका ABC स्टेट के डेफिनेशन में नहीं आता है। तो जहाँ पे स्टेट डेफिनेशन आता है, मतलब विच इज़ अ पब्लिक अथॉरिटी, उसके अगेंस्ट या फंडामेंटल राइट को एग्जीक्यूट कर सकते हो, एनफोर्स कर सकते हैं। जैसे आपको एग्जांपल बताता हूँ, बहुत सारे पुणे में जैन हॉस्टल्स, अभी जैन हॉस्टल में सिर्फ वेज खाते हैं, नॉन वेज नहीं खाते। अभी कोई उसके अगेंस्ट पिटिशन नहीं कर सकता, बिकॉज प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में उनके खुद की लॉ होते हैं, वो खुद की लॉ एनफोर्स कर सकते हैं उनके हिसाब से। वो जैन लोगों को ही अपॉइंट करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, बिकॉज ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। वही अगर कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है ऐसा, तो कोई ऑब्जेक्शन करता है या केस फाइल करता। तो हर रिलीजन जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने हिसाब से अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं, अपने लॉ को खुद मैनेज कर सकते हैं। वहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन का इतना आप केस नहीं कर सकते, बिकॉज दैट कैन नॉट कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट। ये सुनो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टेट के डेफिनेशन में। ये अच्छे से पढ़ना, क्योंकि ये अगर आपने स्टेट समझ लिया डेफिनेशन आपको, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में यस कहना। अगर आप यस कहोगे कमेंट बॉक्स में, तभी अपन नेक्स्ट आगे के वीडियोस बनाएंगे। अब देखिए, सबसे पहले फर्स्ट फंडामेंटल राइट को जानते हैं। पहला फंडामेंटल राइट कौन सा बच्चों? दैट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये आर्टिकल 14 बात करता है बच्चों। अब ये आर्टिकल 14 क्या बात करता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या होता है बच्चों? कि लॉ के सामने हर कोई इक्वल होना चाहिए। नो कैन अबाउ द लॉ, मतलब लॉ के अबाउ कोई नहीं भाई साहब। कोई भी कितना बड़ा हस्ती हो, कोई भी लॉ के आगे, मतलब लॉ के ऊपर नहीं जा सकता। इक्वालिटी का मतलब क्या होता है? फेयरनेस। आर्बिट्रेटरी एक्शन मतलब विदाउट कंसिडरिंग द अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर A एंड B के बीच में केस हुआ है और यहाँ पे जज बैठा है C, यहाँ पे जज बैठा है C, तो C ने क्या किया? जज ने सिर्फ A का सुना एंड डिसीजन पास किया। इसे कहते हैं आर्बिट्रेटरी एक्शन। आर्बिट्रेटरी एक्शन मतलब विदाउट कंसिडरिंग द B's पॉइंट ऑफ व्यू। आपको पता अपने इंडिया में कैसा होता है? जैसे अजमल का साहब ने 26/11 का अटैक हुआ था, तो जब अजमल का साहब ने 26/11 का अटैक किया था, वी हैव सो मेनी प्रूफ एविडेंस, बट फिर भी अजमल का साहब को चांस दिया था, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी थी कि भाई साहब आपको क्या करना है। अपने इंडिया में क्या है? प्रोसेस को फॉलो किया जाते हैं, आपको बाद में डिसाइड किया जाए कि आप क्या हो। तो यार ना, आर्बिट्रेटरी एक्शन अपने इंडिया में अलाउड नहीं है, अनफेयर अलाउड नहीं है, जो वायलेट करता है इक्वालिटी का, रूल ऑफ लॉ का। ठीक है, अब देखिए बच्चों, रूल ऑफ लॉ क्या होता है? और एक सेक्शन बता दो आपको, यहाँ पे अपने आर्टिकल 12 पढ़ाना बच्चों। आर्टिकल 12 के साथ कनेक्ट करना आर्टिकल 13 को भी, ये बताना भूल गया था मैं। आर्टिकल 13 किसकी बात करता है बच्चों? आर्टिकल 13 बात करता है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ मतलब, या आप जुडिशियल रिव्यू भी कह सकते हैं इसको। अब ये रूल ऑफ लॉ या जुडिशियल रिव्यू मतलब क्या होता है बच्चों? कि इंडिया में ऐसा कोई भी एक्ट पास नहीं हो सकता, इंडिया में ऐसा कोई भी एक्ट और लॉ पास नहीं हो सकता जो आपके फंडामेंटल राइट के साथ इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट मतलब उसके अगेंस्ट है या उसको वायलेट करता है। तो ऐसे लॉ इंडिया में क्या बन जाते हैं? ऐसे लॉ इंडिया में वॉइड बन जाते हैं। मतलब एग्जाम्पल सर, जैसे एग्जाम्पल बताओ कि कल जाके उन्होंने बोल दिया भाई साहब, कल जाके उन्होंने बोला कि आने वाले दिनों में रास्ते पे सिर्फ बॉयज़ गाड़ियाँ चलाएंगे, सिर्फ बॉयज़ गाड़ियाँ चलाएंगे, जो बॉयज़ है वो सिर्फ रास्ते पे गाड़ियाँ चलाएंगे। ऐसा स्टेट गवर्नमेंट या लोकसभा राज्यसभा में डिसीजन पास किया, लॉ पास कर दिया। अब व्हेन दे आर पासिंग द लॉ लाइक दैट विच इज़ अगेंस्ट द आर्टिकल 14, बिकॉज आर्टिकल 14 क्या कहता है? राइट टू इक्वालिटी, सबको इक्वल ट्रीट करना चाहिए, बट आपने सिर्फ मेल मेंबर्स को प्रेफरेंस दिया। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा भाई साहब? यहाँ पे ये लॉ वॉइड हो जाएगा एज पर द आर्टिकल 13। समझा आपको? तो ये एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि आर्टिकल कौन सा आर्टिकल में क्या लेगा। मैंने आपको बहुत सिंपल वर्ड्स में बताया बच्चों, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या बच्चों? आर्टिकल 14 में ये एक्सेप्शन से मतलब गवर्नर एंड प्रेसिडेंट को आप कोर्ट में उनके ऑफिशियल ड्यूटी में उनको केस नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर परफॉर्मिंग ड्यूटीज ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। उनको छोड़ के बाकी सबको आपको इक्वल ट्रीट करना पड़ेगा कोर्ट में, सिर्फ प्रेसिडेंट गवर्नर, बिकॉज दे आर द इंडिपेंडेंट पर्सन्स एंड दे आर रिप्रेजेंटिंग द गवर्नमेंट, दे आर रिप्रेजेंटिंग द इंडिया और स्टेट। सो उनके ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस एंड सिविल केस फाइल नहीं कर सकते अपन, ये उनके ऊपर एक एक्सेप्शन माना जाएगा आर्टिकल 14 का, ठीक है। तो अपन एक बार क्वेश्चंस देखते हैं बच्चों। लास्ट टाइम ऐसा कुछ क्वेश्चंस आए कि जो आपको शायद बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो एग्जाम में आया है, क्योंकि ये मैंने पूरी एकदम अच्छे से नोट्स बनाई आपके लिए बच्चों।
तो बिल्कुल टेंशन मत लेना इस नोट्स का कि सर ये लीगल मैक्सिम टर्म्स भी डाले मैंने जो पढ़ेंगे अपन। ये क्वेश्चन ना बार बार पूछा बच्चों, व्हाट डिफाइन द टर्म लॉ एंड डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस मीनिंग ऑर्डर इन सोसाइटी। लॉ का मतलब क्या बच्चों, आने सोसाइटी में इसको क्यों इसेंशियल है, बिकॉज अगर लॉ है तो सोसाइटी मेंटेन रहेगी, पीस मेंटेन रहेगा, लोग एक दूसरे को रिस्पेक्ट करके डिग्निटी मेंटेन होगा। ये अपन सब बात करेंगे। अब सबसे पहले अपने को पढ़ना यहाँ पे फंडामेंटल राइट के बारे में कोई क्वेश्चन पूछेगा फंडामेंटल राइट के बारे में। ये देखिए बच्चों, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द रूल ऑफ लॉ इन द इंडियन लीगल सिस्टम। अब ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पूछा बच्चों, रूल ऑफ लॉ क्या होता है। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले फर्स्ट जब आपको ये 5 मार्क का क्वेश्चन पूछा है कि रूल ऑफ लॉ, और ये एग्जाम में ना हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं कि रूल ऑफ लॉ क्या होता है। तो आपको प्रैक्टिस पर्पस के लिए मैं लिख के देता हूँ कि रूल ऑफ लॉ पे क्वेश्चन अगर आया एग्जाम में तो आप इसका आंसर कैसे लिखोगे बच्चों। ये 5 मार्क का आपका क्वेश्चन होगा, ठीक है। रूल ऑफ लॉ का 5 मार्क का क्वेश्चन होगा। अब रूल ऑफ लॉ को 5 मार्क क्वेश्चन में कैसे लिखने का, कि क्या है रूल ऑफ लॉ, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो मैं एज अ स्टूडेंट सबसे पहले एग्जामिनर को वैल्यू दूंगा, मतलब मेहमान की तरह समझूंगा। आपके घर में मेहमान आते तो सीधा खाना खिलाते हो नहीं, उसको पानी पिलाते हो। वैसे ही अपना एग्जामिनर एक मेहमान होता है, उसको अच्छे से रिस्पेक्टफुली आंसर देने का, सीधा नहीं बोलने का। इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे अपन, तो इंट्रोडक्शन में अपन सबसे पहले बात करेंगे किसी बच्चों, अपन बात करेंगे कि आर्टिकल 12 स्टेट। तो आर्टिकल 12 स्टेट क्या कहता है कि एनी ऑर्गेनाइजेशन which is control or funded by any of the following गवर्नमेंट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे बच्चों, अपन लिखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट। मैं अभी शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, बाद में इसको फुल फॉर्म में लिख सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट। और ये लिखते समय और अच्छे से लिखना क्योंकि ये अंडरलाइन करना। एंड दूसरा होता है लोकल बॉडीज, ठीक है। अब इन तीनों में से कोई भी एक डेफिनेशन होगा तो उसे आर्टिकल 12 में स्टेट कहेंगे। स्टेट की डेफिनेशन क्यों दिया, उसका रेफरेंस क्या बच्चों, बिकॉज यहां पर लिख सकते हो फंडामेंटल राइट्स कैन बी एनफोर्स अगेंस्ट स्टेट ओनली। फंडामेंटल राइट आप किसके अगेंस्ट एनफोर्स कर सकते हो, स्टेट के अगेंस्ट एनफोर्स कर सकते हो। अभी अपन आएंगे यहाँ पे फैक्ट्स के अंदर आएंगे। तो फैक्ट्स के अंदर क्या लिखेंगे अपन, अभी रूल ऑफ लॉ के बारे में पूछा है ना, तो रूल ऑफ लॉ के बारे में अपन पहले बात करेंगे बच्चों, किसकी बात करेंगे, अपन बात करेंगे आर्टिकल 13 की बात करेंगे, ठीक है। तो आर्टिकल 13 क्या कहता है, एनी लॉ विच इज इनकंसिस्टेंट, any law which is inconsistent with the fundamental right is void, आप फुल फॉर्म लिखना, फंडामेंटल राइट का कोई इशू नहीं है। तो इस कोई भी अगर लॉ है विच इज इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट विच इज void, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बात कर सकते हो कि बाय पासिंग अ लॉ फॉर द मेल मेंबर्स एडमिशन इन अ कॉलेज, इन अ गवर्नमेंट कॉलेज, ऐसे एग्जाम्पल दे सकते हो। वाइल मेकिंग लॉ फॉर मेल स्टूडेंट्स टू टेक एडमिशन इन गवर्नमेंट कॉलेज, while making a law for only male students to take admission in government college। अब ये लॉ क्या होता है बच्चों, विच इज इनकंसिस्टेंट। तो दिस लॉ इज इनकंसिस्टेंट, ये लॉ किसके इनकंसिस्टेंट माना जाएगा बच्चों, दिस लॉ इज इनकंसिस्टेंट। मैं अभी फास्ट लिख रहा हूँ, अपने पास टाइम कम है। दिस लॉ इज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट आर्टिकल 14, हेंस देयरफॉर, इसलिए मैं कहता हूँ हेंस देयरफॉर such law becomes void as per the article 13, that is rule of law। खत्म। और यहां पे आप नीचे रेफरेंस भी दे सकते हो आर्टिकल 14 का, कि आर्टिकल 14 क्या कहता है, राइट टू इक्वलिटी, नो वन इज अबाउट द लॉ। आर्टिकल 14 क्या बात करता है बच्चों, राइट टू इक्वालिटी
इट मीन्स नो वन इज अबाउ द लॉ, या आप इसको कंक्लूजन में डाल सकते हो। मुझे बताइए 5 मार्क का क्वेश्चन था, आपने सब कुछ एक्सप्लेन किया भाई साहब, तो मुझे बताइए इसी 5 मार्क क्वेश्चन के लिए आप मतलब 4.5 मार्क तो आपको मिलना चाहिए। आपने आर्टिकल मेंशन किया, आपने एग्जाम्पल दिया, आपने सब कुछ मेंशन कर दिया, तो आपको 4 में से ज़्यादा मार्क्स मिलने ही चाहिए थे। 5 मार्क का क्वेश्चन था, तो ऐसे क्वेश्चन आप पहले समझिए टॉपिक क्या है और क्यों पढ़ना चाहते हैं इस टॉपिक को। अगर आपने ऐसे पढ़ने का कोशिश किया तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। और लास्ट एक इमीडिएटली एक टॉपिक लेना मेरा, आप देखिए मेरे जितने सब्जेक्ट में एग्जामिशन था उसके पीछे एक ही रीज़न है, मैं जो टॉपिक पढ़ता हूँ वो टॉपिक की इमीडिएट बाद में क्या करता हूँ, लास्ट के क्वेश्चन देखता हूँ। मैंने 4 साल के क्वेश्चन पेपर नीचे दिया है, तो इमीडिएटली उसके बाद क्या करने का, जितने लास्ट के क्वेश्चंस दिए है उसको इमीडिएटली देखना कि भाई साहब एग्जाम में ऐसे कौन से क्वेश्चंस पूछे, तो वो पढ़ने का, क्योंकि आपको एग्जाम के लिए बहुत ईजी होगा लिखने, क्योंकि वो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं बार बार। ठीक है, और कुछ है क्या देख लेने के, यहाँ पे ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा है वापस, नहीं पूछा है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है, तो एक क्वेश्चन पूछा था, तो अभी नेक्स्ट ईयर भी ये क्वेश्चन वापस आ सकता है। अपने को अपन ये पढ़ लिया कि भाई साहब आर्टिकल 14 क्या होता है, फिर आर्टिकल 15 की बात करेंगे, फिर 16 की बात करेंगे, 17 की बात करेंगे, 18, 19। तो अपन क्या करेंगे, आज फंडामेंटल राइट्स को पूरा खत्म करेंगे। ठीक है, तो ये आपको समझा भी अपन ने कैसे पढ़ा। आर्टिकल 14 में क्या क्या पढ़ा, आर्टिकल 12 पढ़ा स्टेट, आर्टिकल 13 पढ़ा अपन ने, क्या पढ़ा था, रूल ऑफ लॉ। आर्टिकल 14 पढ़ा अपन ने, राइट टू इक्वालिटी पढ़ लिया, ये सुनो। तो ऐसे ही करते करते अपन पूरे आर्टिकल्स को खत्म कर देंगे। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आया सभी लोगों को, तो ये टेक्निक पसंद आई तो मुझे बताना, फिर अपन नेक्स्ट कल से 1-1 घंटे का सेशन अपलोड कर देंगे, डेली बेसिस पे पूरा सिलेबस खत्म कर देंगे। तो आज थोड़ा सा काम, जैसे इतना ही सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच, प्लीज लेट मी नो योर कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, एंड इफ यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, एंड ध्यान रखना आप ही कर सकते हो इस जीवन में। ये एग्जाम बहुत ईजी है, लोग बताते डिफिकल्ट है। बाय बाय, टेक केयर।